हेलो 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 दोस्तों, आज की हेलो कहानी में हेलो आपका हेलो हेलो स्वागत हेलो। है। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। आज मेरी हल्दी की रस्म थी और मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी कि तभी अचानक मेरा जी मचलने लगा। मेरी ऐसी हालत देखकर जो मेरी सास थी, जो कि अभी अभी हल्दी पर हमारे घर आई थी, फ़ौरन उठकर मेरे पास आ गई। कहने लगी, क्या बात है, सब ठीक तो है? मैंने बोला, हाँ सब ठीक है, लेकिन सच तो यह था कि मेरे हाथ कांपने लगे थे। मेरी सास मेरे पास बैठकर कहने लगी, सुनीता बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही। थोड़ी देर में जाकर थोड़ी थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। मेरे आसपास बहुत सी सहेलियां बैठी हुई थी। मेरी बात सुनकर वह सब कहने लगी, वाह, सास हो तो ऐसी, अभी से इतना ख्याल रख रही है तो शादी के बाद कितना ख्याल रखेगी। काश हमें भी ऐसी सास मिल जाए। हल्दी की खुशबू मेरे सर को चढ़े जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। तभी सामने से आते रवि पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी निगाहें खुद ब खुद छुप गई। मेरे शरीर में एक मीठा सा दर्द जाग गया। बस एक रात मेरी जान, कल हम एक हो जाएंगे, वह मेरे कानों में प्यार से बोला तो शर्म से मेरे गाल लाल हो गए। इतने में मेरी सास जूस ले आई और मुझसे कहने लगी कि जल्दी से इसे पीकर ख़त्म करो। मुझे लगता है कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए तुम्हें कमज़ोरी आ रही है और तुम्हारी हालत ऐसी लग रही है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे जूस की खुशबू से भी उल्टे आने का मन कर रहा था। जूस का गिलास अभी मुंह को लगाया ही था कि मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैं सारा जूस अभी उलट दूंगी। मैं जल्दी से खड़ी हुई और अपने कमरे में भाग और सीधे वॉशरूम में चली गई। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और मेरी सास भी आ गई। बाथरूम में जाते ही मुझे ना जाने इतनी उल्टियाँ हुई, उल्टियाँ करके मैं बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद बाहर आई। मेरी माँ और सास बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी माँ ने कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मेरी सास भी मेरे पास ही आ गई। मेरी ससुराल ज़्यादा दूर नहीं थी, सामने वाला घर ही मेरी ससुराल था। बचपन से ही मेरा आना जाना लगा रहता था। मेरी विधवा माँ मेरे पास ही आकर बैठ गई और मुझ पर कुछ फूंक कर पढ़ने लगी। लोगों की भी गंदी नज़रें होती हैं ना जाने कौन आज आंखें भर भर कर तुझे देखता रहा था। 100 बार तुझे कहा है कि अपना ख्याल रख। मैं चुप करते हुए कहा, मम्मी अब बस भी करो क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा है। मम्मी ने कहा, अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो। सुनीता, कल का दिन है बस, कल भी तुम्हारी तबीयत यही रही तो लोग ना जाने क्या सोचेंगे। यहाँ तो लोग बातें करते नहीं थकते। ऊपर से तुम्हारी सास भी ताना मारेगी कि बीमार बहू हमें चिपका दी। ना जाने क्यों मुझे मम्मी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं थोड़ा सा गुस्सा होकर बोली, बीमार भी भगवान ही करता है और भगवान ही उसे ठीक करता है। कुछ भी हमारे साथ हाथ में नहीं होता। मैं कोई जानबूझकर तो बीमार नहीं हुई हूँ। मम्मी कहने लगी, मैं कब कह रही हूँ कि तुम जानबूझकर बीमार हुई हो। बात पतंगड़ मत बनाओ, अब कम से कम आराम तो करो। तो मैं करवट लेकर लेट गई। अगले दिन बारात थी। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन एक बार में ही रख दिया गया था। मेरी सास को शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी और मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। हल्का हल्का बुखार और हर चीज़ की स्मेल से मेरे सिर को चढ़े जा रही थी। यहाँ तक कि अपने करीब से आने वाले मेकअप की खुशबू भी मुझे परेशान कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मेकअप करवाया था और फिर जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया, थोड़ी देर बाद मेरा पति रवि भी आ गया था। जैसे तैसे शादी भी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में भी कुछ रस्में हो रही थी, लेकिन मेरा किसी भी रस्म में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला हुआ था और फिर रात हुई तो रवि के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा महकदार फूलों से सजाया गया था। लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई। मैं वहाँ से भागती हुई सीधी वॉशरूम में गई और मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। वॉशरूम से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं मुश्किल से ही खुद को संभाल पा रही थी। बहुत मुश्किल से बाहर आई। उस वक्त मेरी सास कमरे में ही थी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा, क्या बात है, यह बार बार तुम्हें उल्टियाँ क्यों आ रही हैं? फिर उन्होंने सबसे पहले कमरा खाली करने को कहा और मेरा चेकअप करने लगी। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने बोला, दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदार और औरतें कमरे में आई तो मेरी सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह तो प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसका पाप अपने कोख में रखकर मेरे घर आ आई है। ऐसी चरित्रहीन बहू है, मैं अपने घर में इसे स्वीकार नहीं करूंगी। यह खबर इतनी अचानक कानों में पड़ी थी कि वहाँ पर मौजूद जितने भी रिश्तेदार थे सबको सांप सूंघ गया। नई नवेली दुल्हन, जिसने अभी एक सुहागरात भी नहीं बनाई थी, उसका एकदम से पैर भारी होने का ऐलान, सब मुझ पर शक करने लगे थे। वहीं मैं भी बहुत हैरान भरी नज़रों से
अपनी सास की तरफ देख रही थी और यह सब कुछ सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। सबके साथ साथ मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह कैसे हो सकता था? किसी ने मेरी माँ को भी यह खबर दे दी थी। वह फौरन भागती हुई मेरे ससुराल आ गई। मेरी विधवा माँ की कुल जमा पूंजी सिर्फ इज्जत की थी। वह इस भारी भरी महफिल में उजड़ते देखकर अपने पैरों तले पर खड़ी नहीं हो सकी और ज़मीन पर बैठ गई। मैं परेशान नज़रों से अपनी सास की तरफ देखने लगी कि ये सब क्या हो गया है। बल्कि इससे भी ज़्यादा मुझे उस वक्त बात की टेंशन थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो अभी तक किसी ने छुआ तक ना था। मैं एकदम कुंवारी थी, लेकिन अगर मैं कुंवारी थी तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी समझ से बाहर था। अचानक मेरी सास ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही एकदम से रवि मेरे कमरे में आ गया तो मैं खुद सिमट गई। मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैंने घूंघट से निगाह उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक खुशी थी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मगर मुझे हैरानी हुई थी। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी वह चुप था और शांत था। मर्द तो ऐसी बात सुनने के बाद ही पत्नी को जान से मार देते हैं या उसे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने सुनी हुई हैं कि पहली ही रात पत्नी को मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल अखबार आते रहते हैं और यह वजह बताई जाती है कि लड़की चरित्रहीन थी। लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते हुए तो मैं उनको देखकर मेरा दिल और भी ज़्यादा घबरा गया। ऐसा लगा कि जैसे तूफान से आने पहले की शांति है। मुझे तो लग रहा था कि इस खबर ने रवि के दिमाग पर असर डाला होगा। यह रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है और यह सौगात का कमरा मेरी मौत के मातम के कमरे में बदलने वाला होगा। मैं आने वाले समय के लिए खुद को ही दिमागी तौर पर तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस नई ज़िंदगी से मेरा मर जाना ही अच्छा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इस रात की जब सुबह होगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी। एक कुंवारी लड़की शादी होते ही कैसे प्रेग्नेंट हो गई, जबकि उसके पति ने अभी तक उसे हाथ भी नहीं लगाया था। सारी बात मेरे चरित्र पर आ रही थी और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बस एक पहलू सोच रही थी कि यह सब कैसे हो गया। मेरा ना तो किसी के साथ चक्कर था और ना ही ऐसा संबंध जिसके नतीजे से यह सब कुछ हो जाता। शायद मेरी सास झूठ बोल रही है। इसी ख्याल से मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मेरा दिमाग उलझा हुआ था कि एकदम रवि मेरे पास आकर बैठा तो मैं एकदम से डर कर उछल पड़ी। घूंघट के पीछे से जब मैंने रवि की तरफ देखा तो वह मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे थोड़ी हिम्मत हुई। मैंने अटकते हुए कहा, रवि, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। तो उसने मुझे अपने भारी भरकम हाथ मेरे हाथ में लेते हुए पकड़ते हुए कहा कि मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। वह अपने होठों को मेरे कानों के पास ले जाकर कहने लगा कि अब बस चुप हो जाओ, आज की रात तो बस प्यार भरी बातें करने के लिए है। रवि के इतने शांत होने पर मुझे हैरानी हो रही थी। मेरे तो कान कुछ और ही सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन यह तो रवि की प्यार भरी बातें सुन रहे थे। मैं सोच रही थी कि तुम गुस्से में आते ही मुझसे कहोगे कि जिसका पाप है लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ, अपने आशिक के पास चले जाओ। मुझे रवि से इन्हीं शब्दों की उम्मीद थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। फिर धीरे से उसने मेरा घूंघट हटाया और हम दोनों की नज़रें आपस में टकराई तो मैंने एकदम से अपनी नज़र झुका ली। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली जिसमें सोने की एक चेन थी। उसकी गंभीर आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। रवि ने कहा, कैसी लगी तुम्हें यह? मैंने बहुत सी दुकानों को छान मारा, तब जाकर ये पसंद आई है। जैसे तुम अनमोल हो, वैसे ही सोने की चेन भी अनमोल है। मैंने नज़र उठाकर रवि की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत को पा लेने की खुशी छाई हुई थी। रवि का यह रूप मेरे लिए बहुत ही अलग था। जिस समय मेरी सास ने मुझे ये कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, उस समय रवि भी तो वहीं पर था। लेकिन उस समय से लेकर अब तक मैंने उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर भी नहीं देखी थी। इस खबर को सुनने के बाद भी रवि बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था। मुंह दिखाई में उसने मुझे सोने की चेन के साथ साथ 2 लाख रुपए भी मेरी गोद में डाल दिए। मैं तो हैरान रह गई। रवि ने कहा, इन सब पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं परेशान नज़रों से रवि को कभी पैसों को देख रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि इस मौके पर मैं क्या कहूँ। बस डर लग रहा था कि न जाने रवि का जो रवैया मैं देख रही हूँ वह किसी भी समय बदल सकता है। लेकिन मेरी हैरानगी उस समय बढ़ गई जब रवि ने मुझसे कहा कि तुम अभी अपना ड्रेस चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ, इतने भारी जोड़े में परेशान रहोगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रवि की बात सुनकर मैं हक्का बक्का से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक तो जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से उठी। शादी का लहंगा जो मैंने बड़े अरमानों से अपने लिए खरीदा था
उसे उतार कर लहंगा उतार दिया। मैंने एक सादा सा कॉटन का सूट पहन लिया, मेकअप भी उतार दिया और शीशे में गौर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक मेरी ज़िंदगी में जो खूबसूरत पल आने वाले थे, एकदम से बदल चुके थे। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि मैं कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी। यह कैसे हो गया? परेशानी से मेरे चेहरे के भाव बदलने लगे। मुझे वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को मैंने अलमारी में रख दिया। अचानक मेरी नज़र बेड पर पड़ी, जहाँ बेड के आसपास ताज़ा मोतियों के फूलों की खुशबू अभी भी फैली हुई थी। बेड पर बिखरे हुए गुलाब के फूल ऐसे पड़े थे और बेड की दूसरी तरफ पीठ किए हुए रवि लेटा हुआ था। इस रात के हवाले से मैंने जो सपने देखे थे, वह सारे के सारे कांच की तरह बिखर गए थे। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ज़िंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ मेरा अपना आपा ही गंदा हो गया है। ना जाने मम्मी का क्या हाल हुआ होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी परवरिश पर बहुत ज़्यादा गर्व था और अब उनका यह गर्व पूरी तरह से किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। कोई सर हाथ पैर ही नहीं मिल रहा था। खामोशी मेरे दिल ही दिल में थी और मेरे आंसू बह रहे थे। रवि शायद सो चुका था। मैं भी उसके बराबर में लेट गई, लेकिन नींद किसको आ रही थी। मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। हे भगवान, मेरे पास कोई तो ऐसा हो जिसे मैं अपना हाल बता सकूं। न भाई, न बहन, न माँ, जिसके गले रखकर मैं रो सकूं, मैं अपना गम हल्का कर सकूं। मेरी ये समस्या कैसे हल होगी? मेरी तो समझ से बाहर था। भगवान, तूने ही मेरे साथ ये क्या किया है? मैं बार बार अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। उतनी ज़्यादा दुखी भी हो रही थी। मैं अपने पास लेटे हुए अपने पति को देख रही थी, जो बहुत ही आराम से चैन की नींद सो रहा था, और मैं एक थी जो बेचैनी से अपनी करवटें बदल रही थी। मुझे लगता था कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह कहीं 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी तो थोड़ी देर के बाद ही दरवाजे पर आवाज़ें आने लगी और मेरी आंख खुल गई। मैंने मुड़कर देखा तो रवि ने जरा सी गर्दन उठाई, दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। मैं भी उठकर एकदम से बैठ गई और रात के होने वाले एक एक हादसे मेरे दोबारा मुझे याद आने लगे तो मेरा दिल भी भारी होने लगा। मैं बस यही इंतज़ार कर रही थी कि कब रवि अपने दिल की भड़ास निकाले, लेकिन अभी तक तो उसने मुझे कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिससे मुझे लगे कि वह मेरे ऊपर गुस्सा है। तभी गुड मॉर्निंग मैडम जी, रवि की बहुत मीठी और प्यारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, तो मैंने भी धीरे से उन्हें गुड मॉर्निंग कह दिया और फिर वह बेड से उतरकर दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसकी माँ के हाथ में एक ट्रे थी। सोनिया, नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मुझे इंजेक्शन भी लगाना है। रात से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है। मैं कुछ नहीं समझी, उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया तो उसने ट्रे मेरे बेड के पास रख दी। मेरी सास ने कहा, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, उसके बाद आज मुंह दिखाई भी होने वाली है। थोड़ी देर मेहमान आने शुरू हो गए। बहुत सारी रस्में होने लगी, लेकिन मैं लगभग 2 दिन की भूखी थी। उल्टियाँ करके मेरा पेट बिल्कुल खाली हो गया था, इसलिए पेट में अजीब सा दर्द और खालीपन हो रहा था। फिर मेरी सास रवि की तरफ मुड़कर रवि से कुछ कहने लगी। तुम्हारा आज पार्टी की लेटेस्ट ड्रेस तैयार है, पहन कर देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि इसे दोबारा प्रेस करना है तो बता देना, मैं नौकरानी से कहकर दोबारा प्रेस करवा दूंगी। मैं उन दोनों माँ बेटे की होने वाली बातें को सुन रही थी और मैं बहुत ही हैरान थी। फिर मैं धीरे से उठी और वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आ गई। मैंने एक ब्रेड उठाया और एक कप चाय उठा लिया। जैसे ही मैंने चाय ख़त्म करके ट्रे में रखी तो नौकरानी ने मेरे सामने से ट्रे उठा ली और बाहर गई। फिर मेरी सास मेरे पास बैठी और उन्होंने अपने हैंडबैग से एक इंजेक्शन निकाला और मुझसे कहा, अपना हाथ आगे करो। मैंने चुपचाप अपना हाथ आगे दे दिया तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। इसका थोड़ा सा दर्द तो मुझे हुआ था, लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने रवि का भाई भी कमरे में आ गया। उसका भाई दिमागी तौर पर पागल था। वह बच्चों जैसी हरकतें किया करता था। हालांकि उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी थी। वह अंदर आया और मुझे देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी, क्या यह भी अब हमारे साथ ही रहेगी? तो मेरी माँ सास ने हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ, अब ये हमारे घर की सदस्य है। अच्छा, तुम बाहर जाओ, दुल्हन को भी तैयार भी होना है, फिर हम उसे लेकर मैरिज हॉल के लिए निकलेंगे। मेरी सास की बात सुनकर मेरे देवर का मूड खराब हो गया, लेकिन रवि उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गया।
अब कमरे में मैं थी और मेरी सास थी। मेरी सास अचानक मेरे पास आई और कुछ पैसे मेरी गोद में रख दिए और कहा, इन्हें खर्च कर लो और पैसे बच्चा होने के बाद मिल जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर पहले तो मुझे हैरानी हुई, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कुछ कहना भी चाहती थी कि एकदम से मेरी सास कहने लगी कि तुम्हें परमिशन नहीं है, अभी घर में मेहमान हैं और अब मैं आगे कोई बात सुनना नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और भगवान के लिए मुझे उसका जवाब भी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे पैसे क्यों दिए हैं और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है। मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। अच्छा, तो तुम कुंवारी हो? मेरी सास ने जरा गुस्से से कहा। अगर तुम कुंवारी हो तो ये बच्चा फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया क्या? तुम किसे उल्लू बना रही हो? मैं एक बहुत ही अनुभवी दाई हूँ जो वास्तविकता से तुम्हारी सास भी बन गई। अगर शादी से पहले मुझे इन सब बातों का पता होता ना, तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करती। लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि दोनों बच्चों की शादियां होंगी। मैंने उस वादे को निभाया और इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, यह पैसे तुम्हें इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा जो दिल मन करता है खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सके करते रहेंगे। यह बात करके मेरी सास जाने लगी। मैंने फ़ौरन भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद से लॉक कर लिया और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अपनी सास का एहसान मानती कि मुझ जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया था, या अपनी किस्मत पर आंसू बहाती कि जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं अपनों से निगाहें चुराने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूँगी। भगवान, मैं किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ आगे भी गड्ढा है और पीछे भी खाई है। रवि और मेरी सास का व्यवहार को देखती हूँ तो उनसे बड़ा मेरा अपना कोई नज़र ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि दोनों मेरे कितने बड़े मददगार हैं। और दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को उछालने वालों की समझ भी नहीं आती। अगर यह मुझसे इतना ही चाहते हैं और उन्हें मेरी इज्जत की इतनी ही प्यारी है, तो फिर इस हादसे को छुपा भी तो सकते थे। मेरी सास ने मुझे मेरी माँ की नज़रों में क्यों गिरा दिया? मेरी माँ ने कैसे गिड़गिड़ाकर मेरी सास के पैर पड़े थे कि खबर को कहीं मत फैलाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। इतनी मुश्किल से मेरी सास इस बात के लिए मानी थी कि उस बात को कहीं नहीं बताएगी कि मैं पेट से हूँ। अचानक आने वाले इस ख्याल से मेरा दिल कट गया। मैं अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाज़ा फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई दो लड़कियां खड़ी थीं जो मुझे हैरान परेशान नज़रों से देख रही थी। आप रो क्यों रही हैं? अंदर आते हुए एक लड़की ने कहा और दरवाज़ा बंद किया और मुझसे सवाल किया। मैं तो हड़बड़ा गई। मैंने अपने आंसू साफ किए। उससे कहा, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लेकिन लड़कियों को तो अपने मुंह दिखाई की रस्म के दिन तो बहुत खुश होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहाना बनाया कि मेरे सर में दर्द हो रहा था और फिर मुझे अपनी मम्मी पापा की याद भी आ रही थी, इसलिए मैं रो रही थी। हाँ, ऐसा होता तो है कि अपना घर वाले जब बहुत याद आते हैं तो बात बात पर आंसू भी भर आते हैं। हम भी खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। उनमें से एक लड़की बहुत ही बातूनी थी और लगातार बोले जा रही थी, पर यहाँ मेरे दिल की दुनिया में उथल पुथल हो रही थी। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि रवि ने ना शादी से पहले ना शादी के बाद मुझे छुआ था। मैं एकदम पवित्र लड़की थी, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ब्यूटिशियन मुझे तैयार करके जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास मुझे मैरिज हॉल में ले गई जहाँ पर मुंह दिखाई का फंक्शन होने वाला था। मुंह दिखाई का फंक्शन बहुत ही बड़ा था। ना जाने कितने मेहमानों को बुलाया गया था। मुझे स्टेज पर ले जाकर बिठा दिया गया। रवि और मेरी सास साई की तरह मेरे आसपास थे। मुझे दूर दूर तक मेहमान नज़र आ रहे थे, लेकिन इनमें कहीं भी मुझे मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने धीरे से अपनी सास से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ हैं? क्या वह नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत कहा था, लेकिन वह नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गई। मैंने कहा, वह ठीक, मम्मी ठीक तो है ना? तो मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरह उसका इतना बड़ा दिल तो नहीं कि अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सके, जो शादी से पहले ही किसी का पाप अपनी कोख में पाल रही है। अपनी सास की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। ना चाहते हुए भी मेरी आंखें शर्म से झुक गई। मैं खुद को मुजरिम समझने लगी। मुंह दिखाई की रस्म को ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। मेरी विधवा माँ पता नहीं किस हाल में होगी। जैसे हम मैरिज हॉल से आए, मैं अपनी माँ के पास गई। मेरी माँ का घर पास ही था। दोनों घर एक ही मोहल्ले में थे और आमने सामने थे। पहले दो घरों के बीच एक दीवार हुआ करती थी, फिर दोनों घरों के बीच को काटकर एक रास्ता बना दिया गया था।
जिससे कि दोनों घर अलग अलग हो गए थे। यह घर मेरे पापा ने और रवि के पापा ने मिलकर लिया था। घर क्या था, पूरा महल था। मेरे पापा और रवि के पापा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों आपस में भाइयों की तरह रहते थे। हम दोनों परिवार मिलकर रहते थे। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा और मैं अकेली ही थी, जबकि रवि के परिवार में रवि का एक भाई था, एक बहन थी और मम्मी पापा थे। दोनों परिवारों के बच्चे और दोनों की पत्नियां एकदम आपस में मिलजुल कर रहते थे। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। रवि के पापा और मेरे पापा दुबई में कारोबार करते थे, लेकिन फिर रवि के पापा ने यहाँ पर हिंदुस्तान में अपना कारोबार शुरू किया और मेरे पापा दुबई में ही रह गए। अब वह दुबई वाला कारोबार संभालते थे और रवि के पापा हिंदुस्तान वाला कारोबार संभालते थे। लेकिन रवि के पापा बहुत ही कामचोर थे और उनका काम पर ध्यान नहीं था, लेकिन मेरे पापा को इससे कोई मतलब नहीं था। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी और वह रवि के पापा को बिल्कुल अपने भाई जैसा समझते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे पापा को लगने लगा था कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कोई मेहनत नहीं करता। तो फिर पापा ने हर चीज़ का बंटवारा कर लिया था। यह घर भी 2 हिस्सों में बांट लिया था। बीच में एक रास्ता निकालकर एक गली बना दी थी। उस तरफ हम लोग रहते थे और दूसरी तरफ रवि का परिवार। रवि के पापा को हराम की लत लग चुकी थी। अब उनसे कोई काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे उनका बिजनेस भी ख़त्म होता चला गया और फिर उनके पास कुछ नहीं बचा। अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन हमारे घर में पैसों की खूब भरमार थी। रवि की माँ खुद को एक गायकोलॉजिस्ट कहती थी, लेकिन हकीकत में सरकारी अस्पताल में एक नर्स की नौकरी करती थी। एक केस खराब होने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन फिर उन्होंने कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। वह अपने मोहल्ले में ही डिलीवरी करने लगी और फिर एक दिन रवि के पापा की अचानक नौकरी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका काम में मन ही नहीं लगता था। अब रवि के परिवार में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। मेरे पापा से यह सब देखा नहीं गया और फिर वह थोड़ा बहुत रवि के पापा को भी पैसे दे दिया करते थे। घर खर्च के लिए पैसे भी भेजते रहते थे। इस तरह उनका घर चलने लगा था। लेकिन तभी अचानक मेरे पापा और रवि के पापा की डेथ हो गई। वह दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खाई में गिर गई। दोनों की वहीं पर मौत हो गई। पापा की अचानक इस मौत से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन उस समय रवि की नौकरी लग चुकी थी और वह अपने घर को संभालने लगा था। मेरी सास के 2 ही बेटे थे, एक रवि और दूसरा चिराग। वह दिमागी तौर पर थोड़ा सा बीमार था। रवि की और मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। हम दोनों के पापा ने आपस में मिलकर बचपन में भी हमारी शादी तय कर दी थी। मेरी मम्मी ने कभी उनके आगे एक शब्द भी नहीं बोला और दूसरा रवि भी मेरी माँ को बहुत पसंद करता था और फिर भले घर का रिश्ता था। और इस तरह से मैं शादी होकर इस घर से उठकर दूसरे घर में आ गई थी। मेरी माँ ने इसलिए रिश्ता स्वीकार कर लिया था क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मुझे मेरी माँ अनजान लोगों में नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह खुद एक विधवा थी और मैं अनाथ। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं था। पता नहीं अनजान लोग कैसे निकले, इसलिए मेरी माँ ने रवि से ही मेरी शादी सही करना उचित समझा। सब कुछ सोचते सोचते खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और बहने लगे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे यह मेरी प्रेगनेंसी की बात बीच में आ गई। मैं मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वह बेड पर लेटी हुई थी और छत की तरफ देख रही थी। मैं उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो वह मुझे खाली खाली दिल से देखने लगी। मम्मी मेरी गुस्से से बोली, ऐसे भी क्या आग लगी थी सोनिया, तुझे शादी तो एक दिन होनी ही थी ना। यह मुफ्त की कालिक अपने माथे पर क्यों लगाने की ज़रूरत थी? तुझे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने यह काम किया? मम्मी की बात से मैं रो पड़ी। मम्मी मेरा विश्वास करो, मैं बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। क्या आपको विश्वास दिलाने की ज़रूरत है? मैं फूट फूट कर रो रही थी तो एकदम मम्मी चौंक कर मेरे पास बैठ गई। यह क्या कह रही है सोनिया? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ भी मेरी सास कह रही है वह सही है या गलत। मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं नहीं जानती कि मेरे पाप का असल कारण कौन है। तो मम्मी हैरानी से मुझे देखने लगी। यह पाप किसका है भगवान? यह क्या मुसीबत हमारे सर पर टूट पड़ी? मम्मी सर पकड़कर बैठ गई और मैं भी रोती ही चली गई। कुछ देर बाद मम्मी के पास बैठने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे लिए यह बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि रवि बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आता था, ना ही अपने पति होने का मुझसे हक वसूलता था। मैं जितना उसके पास जाती थी वह उतना ही मुझसे दूर रहता था कि जब तक तुम्हें बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और यह बात करते करते रवि के शब्दों में ना तो मुझे कोई इतना ताना नज़र आता था और ना ही तंग और ना ही किसी तरह का कोई गुस्सा।
इतनी आराम से बात करता था कि मैं हैरान हो जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसी का बच्चा हो। अब तो मुझे रवि पर ही शक होने लगा था, लेकिन मैं खामोशी से आने वाले समय का इंतज़ार करती चली जा रही थी। पहले पहले तो मुझे लगा था कि मेरी सास मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पीरियड्स मिस हो रहे थे और मेरा पेट बढ़ता जा रहा था, मेरे भी होश उड़ते जा रहे थे। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पेट में किसका बच्चा था मुझे नहीं मालूम था। कभी कभी मुझे रवि पर शक होता था कि कहीं रवि ने ही तो मेरे साथ गलत नहीं किया। रवि के अलावा मैंने किसी लड़के के साथ ना तो कभी मिली थी और ना ही मैं बैठी थी, लेकिन फिर रवि अगर मेरे साथ कुछ गलत करता तो फिर शादी के बाद उसने मुझे अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया था? वह मुझसे दूर दूर क्यों रहता था? और दूसरा शक मेरे देवर चिराग पर जाता था, लेकिन वह तो दिमागी तौर पर पागल था। वह मेरे साथ ऐसे सब कुछ कैसे कर सकता था? लेकिन मैंने भी सच जानने की ठान ली थी, ताकि मेरे पेट में किसका बच्चा है पता चल सके। मेरी ज़िंदगी में रवि और चिराग के अलावा कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। मैंने भी ठान लिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा मैं बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो चुपके से मैंने अपना चेकअप भी करवाया। तभी अचानक ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मम्मी मेरे साथ ही थी और आधे घंटे के बाद के अंदर अंदर मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन यह खबर ना तो मुझे कोई खुशी दे पा रही थी और न ही मेरी माँ को। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपनी बच्ची का डीएनए करवाना है, तो डॉक्टर ने बड़ी हैरानी से देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली कठिनाई को देखकर उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया और बच्ची का डीएनए ले लिया। मैं बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई। मेरी सास और रवि बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे भी अपने गले से लगा लिया। लेकिन मैं सपाट नज़रों से अपनी सास और पति को देखते ही रह गई और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आई मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे का असली बाप तो चिराग है। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने वह डीएनए की रिपोर्ट लाकर अपनी सास और अपने पति के मुंह पर दे मारी और उनसे कहा कि ये सब क्या है। इसी बीच मुझे एक रिपोर्ट और रवि के कमरे से मिली थी, जो रवि की अलमारी से मिली थी। वह अलमारी को हर समय लॉक करके रखता था। एक दिन लॉक करना भूल गया था, तो ऐसे ही अचानक से मैंने वह अलमारी खोल ली। लेकिन जब मैंने वह अलमारी खोली तो ये रिपोर्ट मुझे वहीं पर नज़र आई, जिसके अनुसार रवि नामर्द था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। अब मुझे माँ बेटे की सारी साजिश समझ में आ गई थी। बेटे की कमी पर पर्दा डालना चाहती थी, क्योंकि मेरी सास को यह लगता था कि नाजायज़ बच्चा पैदा हो जाने के बाद कभी भी मैं आँख उठाने के काबिल नहीं रहूँगी, ना ही बच्चों के बाप के बारे में मैं उनसे कोई सवाल करूँगी। और रह गई रवि के अंदर की कमी, तो इसलिए उसे बर्दाश्त कर लूँगी कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और अपनी इसी कमी के चलते मैं रवि को इतनी बड़ी कमी होते हुए भी अपना लूँगी। लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया और मुझे अब सब कुछ पता चल चुका था। मेरी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया। ना जाने चिराग कितनी बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि मेरी सास अक्सर जब भी मुझे कोई अच्छी चीज़ पकाती थी तो अपने घर बुला लिया करती थी और रात भी अपने पास ही रोक लेती थी। उसकी अगले सुबह मेरा पूरा शरीर घूमता था और शरीर दर्द करता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मेरी तबीयत इतनी क्यों गिरती जा रही है। क्यों यह बात मुझे अब समझ में आई थी कि मुझे बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वह मेरे शरीर को अपने बेटे चिराग के हवाले कर देती थी, जो दिमागी तौर पर पागल था लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरा मर्द था। और वह पूरी रात मेरे साथ खेलता रहता था, जिसके नतीजे से मैं प्रेग्नेंट हो गई। और मेरी सास इसी मौके के इंतज़ार में थी। उन्होंने मेरे ऊपर, मेरी माँ के ऊपर एहसान करते हुए रवि जैसे नामर्द बेटे की शादी मुझसे करा दी, ताकि रवि की सच्चाई छिपी रहे और मैं अपनी सास के एहसान तले चुपचाप सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। एक ही तीर से दो शिकार। लेकिन मैं और मेरी माँ ने फैसला किया कि इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे और फिर पुलिस स्टेशन जाकर मैंने अपनी सास और अपने पति रवि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। मेरी सास और मेरे पति को 5 साल की सज़ा हो गई, जबकि चिराग दिमागी तौर पर सही नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे लिए यह और ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अब उसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी अब मेरी थी। उसको देखने वाला कोई नहीं था। इस मामले में मैं चिराग को गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि वह तो मासूम था। उसे जैसा कहा गया उसने वैसा किया। उसे सही और गलत की कोई पहचान नहीं थी। मैं चिराग की देखभाल करने लगी। उसकी देखभाल करते करते मैंने महसूस किया कि वह दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है, बिल्कुल बच्चों की तरह पाक। उसके दिल में कोई पाप नहीं था। वह मेरे साथ बहुत खुश रहता था। मैं फिर उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसका चेकअप करवाया।
चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह ठीक हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लगने की ज़रूरत है। और जितने पैसे डॉक्टर ने मुझे बताए उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज मैं उसका नहीं करा सकती थी। लेकिन अब मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था। कुछ भी कहो, जो बच्ची मेरी गोद में थी वह मेरा अपना ही खून थी और उसका बाप चिराग था। मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और चिराग का इलाज पर पैसा लगा दिया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे वह ठीक होता चला गया। कुछ दवाइयों का असर था, कुछ मेरी मेहनत और कुछ मेरी मोहब्बत और देखभाल की वजह से वह ठीक होने लगा था। मेरी इतनी ज़्यादा देखभाल करने से वह मेरा दीवाना सा हो गया था। वह मुझसे प्यार करने लगा था और मैं भी उसके बिना अब नहीं रह सकती थी। मैं भी चिराग से प्यार करने लगी थी और फिर मैंने उससे शादी भी कर ली। वह आज बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वह पुरानी बातें भूला नहीं था कि उसकी माँ ने किस तरह उसका इस्तेमाल करके मेरे साथ गलत किया था। वह मुझसे बहुत शर्मिंदा था। वह मुझसे माफ़ी मांगता कि मैंने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो चिराग को न जाने कब का माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसे तो मैंने कभी गलत समझा ही नहीं था। आज मैं और चिराग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी सास और रवि की सज़ा पूरी होने वाली है, लेकिन अब चिराग उनके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे लेकर एक किराए के मकान पर आ गया है और मेरी माँ और मैं और चिराग अब एक ही साथ रहते हैं। कुछ लोन लेकर चिराग ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और भगवान की कृपा से हम अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।